हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना से रिलेटेड एंटीना एरे को पढ़ना शुरू करेंगे। एंटीना एरे इज बेसिकली ग्रुप ऑफ एंटीना एलिमेंट्स। ठीक है, हमने जो बेसिक एंटीना पढ़ा कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट में रेडिएशन एमिट करता है, उस रेडिएशन की डायरेक्टिविटी क्या है, किस जगह पे आपको मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है, किस जगह पे आपको ज़ीरो रेडिएशन मिल रहा है, ये सब हमने एंटीना की टर्मिनोलॉजी में रेडिएशन पैटर्न में डिटेल में पढ़ लिए थे। अब अगर आपको एक सिंगल एंटीना से मिलने वाले रेडिएशन पैटर्न को एनहांस करना है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको इंक्रीज्ड रेडिएशन चाहिए, अगर आपको उसकी डायरेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज्ड चाहिए, ओके, आपको उसकी बीम विड्थ जो है वो इंक्रीज्ड या रिड्यूस्ड चाहिए, अगर आप एक सिंगल एंटीना एलिमेंट से बनने वाली रेडिएशन पैटर्न में एनहांसमेंट और मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप एंटीना एरे काम लेंगे। इट मीन्स यू आर इंस्टॉलिंग मोर देन टू or more than two antennas to have a net effective radiation pattern that is desired by you. Okay, सिंपल आपका जो एक करंट एलिमेंट था, अगर आप उस करंट एलिमेंट से रेडिएशन पैटर्न को आप स्टडी करें तो मान लीजिए आपका इस तरीके का रेडिएशन जो है वो बन रहा है। ठीक है, ये इसका मेजर लोब है, ये इसके माइनर लोब से। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपका रेडिएशन पैटर्न है वो इस तरह से हो जाए या ये रेडिएशन पैटर्न आपका इस तरीके से हो जाए। आप अगर मॉडिफिकेशन चाहते हैं, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप एक की बजाय ग्रुप ऑफ एंटीनास को इंस्टॉल करेंगे और उनका जो नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एनवायरनमेंट में बनेगा, जो रेडिएशन पैटर्न एनवायरनमेंट में बनेगा, वो वैसा होगा जैसा कि आप चाहते हैं। तो एंटीना एरे का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एंटीना एलिमेंट्स। ठीक है, आपका जो बेसिक एंटीना था उसका आपने दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, अब आप किस तरीके से इस रेडिएशन पैटर्न को आप मॉडिफाई करेंगे, इसके लिए आप उन एलिमेंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, उन एलिमेंट्स के बीच में आप जो करंट फीड कर रहे हैं उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें चेंज करके आप अपने रेडिएशन पैटर्न को मॉडिफाई कर सकते हैं। कभी आपको यहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन मिल सकता है, आप इस रेडिएशन पैटर्न को ऐसा भी बना सकते हैं। अगर आप इन दो करंट एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज करें, इन दो करंट एलिमेंट्स में फीड की जाने वाली जो बेसिक करंट है उसको चेंज करें, तो आप अपना रेडिएशन पैटर्न मॉडिफाई कर सकते हैं। एंटीना एरे इज ग्रुप ऑफ एंटीना एलिमेंट्स टू मॉडिफाई द बेसिक रेडिएशन पैटर्न। ओके, तो जनरल एंटीना एरे को समझने के लिए हम टू एलिमेंट एंटीना एरे से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। हमने अपने एग्जाम्पल में दो बेसिक एंटीना लिए हैं, A0 और A1, और ये दोनों एंटीना जो है वो D डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं। ओके, और इन दोनों को, अब ये जो ग्रुप ऑफ टू एंटीनाज है इसे हम टू एलिमेंट एंटीना एरे बोलेंगे। ओके, अब इस एरे से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे एक पॉइंट P आप कंसिडर करेंगे और इस पॉइंट P पे आप रेडिएशन कैसे बनेगा इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका ये जो पॉइंट P है वो बहुत फार डिस्टेंस पे है तो ये जो आपकी डिस्टेंस वेक्टर्स R0 और R1 है इनको आप पैरेलल कंसिडर कर लेंगे। ओके, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। ओके, मैं यहाँ पे सारे अजम्पशंस लिख देती हूँ। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, सो R0 पैरेलल टू R1 आप कंसिडर कर सकते हैं। R0 है A0 से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन की डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस R0, और सेकेंड जो आपका एलिमेंट है A1 उसकी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से डिस्टेंस R1 है। ओके, अगर ये एंगल, ये एलिमेंट पॉइंट P के साथ फाई एंगल बनाता है और आप लॉन्ग डिस्टेंस पे इनको पैरेलल कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल ये दोनों जो रेडियल वेक्टर्स हैं ये बहुत दूरी, अभी आपको इस तरह से दिखाया गया है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल कंसिडर किए जा सकते हैं। तो ये एंगल अगर फाई है तो आप इस एंगल को भी फाई कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे
दोनों जो करंट एलिमेंट्स हैं d डिस्टेंस पे है, और एक में आप जो करंट फीड कर रहे हैं वो मान लीजिए आप इस बेसिक एंटीना में आप I0 करंट फीड कर रहे हैं, और इस सेकेंड करंट एलिमेंट में इस एंटीना में आप I0 और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कंसिडर करते हैं, ओके, KI0 विथ अल्फा फेज डिफरेंस के साथ आप करंट फीड कर रहे हैं। इसमें आपने I0 करंट फीड की और सेकेंड वाले में आपने KI0 विथ फेज डिफरेंस अल्फा आपने करंट फीड की, ओके। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस हुई, ये इनके बीच की करंट में फेज डिफरेंस हुआ, ठीक है, ये हुआ है फेज डिफरेंस। इन करंट, ठीक है ना, बेसिक करंट जो आपने इन दोनों एंटीनाज में फीड किया है, ओके। अब आप ध्यान देंगे कि ये इस करंट एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करेगा वो R0 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये R1 ट्रेवल करेगा। आप R1 इक्वल्स टू R0 माइनस ये मान लेते हैं D1, ओके। इसके बीच में कितना गैप आ जाएगा, ये इतना, ये वाली जो वेव है वो R0 चल रही है, ये R1 चल रही है, ये कितना कम चल रही है, R0 माइनस D1 मान लेते हैं, ओके। अब अगर ये आपका डिस्टेंस D है, ये एंगल फाई है, इफ यू कंसिडर R0 R1 ऑलमोस्ट पैरेलल, ये भी फाई हो गया, ये डिस्टेंस D1 कितना हो जाएगा, D1 विल बी D cos ऑफ फाई, इतना एंगल हो जाएगा ना। तो ये जो आपकी D1 है, ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज D cos ऑफ फाई, ओके। ये इतना पाथ डिफरेंस आ गया है दोनों वेव्स को प्रोपोगेट करने में, इस पॉइंट P में पहुंचने में, ओके। इसको इतनी डिस्टेंस ज़्यादा चलनी पड़ रही है, ओके। आप इसको लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू R0 माइनस D cos ऑफ फाई, ओके। ये पाथ में डिफरेंस आया। इसके बाद एक और पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव को बात करते हैं तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव में फेज कांस्टेंट क्या रहता है, फेज कांस्टेंट हमने क्या कंसिडर किया था, बीटा, दैट इज डिफाइंड बाय 2 पाई बाय लैम्डा रेडियन पर मीटर, ओके। इसको डिग्री को साइन को हटाइएगा, आप डिग्री और रेडियन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप केवल जनरलाइज्ड अल्फा से रखिए फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट, ओके। ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि डिस्टेंस के साथ आपकी जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है उसका फेज कैसे चेंज हो रहा है, और जब ये लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो आपको 2 पाई चेंज मिलता है अपनी पेरेंट पोजीशन पे। अगर आपकी जो वेव है वो L डिस्टेंस चलेगी तो पेरेंट पोजीशन के कंपैरिजन में कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल बी बीटा L, ओके। फेज डिफरेंस ये हम पढ़ चुके हैं अपने यूनिफॉर्म, बीटा L फेज डिफरेंस आ जाएगा अगर आपकी यूनिफॉर्म प्लेन L डिस्टेंस चल चुकी हो तो। देखिए इस तरह से देखिए, अगर हम ऐसे बात करें, ओके, अगर ये यूनिफॉर्म प्लेन मूव कर रही है तो यहाँ पे लैम्डा डिस्टेंस के बाद में कितना फेज डिफरेंस आता है, 2 पाई के बाद लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा, ओके। लैम्डा डिस्टेंस जब वो चल चुकी होती है तो उसमें अपने पेरेंट पोजीशन के रेस्पेक्ट में 2 पाई फेज डिफरेंस आ जाता है, L इज लैम्डा अगर कंसिडर करें तो जितनी डिस्टेंस चलेगी उसको आप बीटा से मल्टीप्लाई करके पेरेंट पोजीशन के कंपैरिजन में आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मानते हैं कि A0 और A1 दोनों से ही सेम टाइम पे रेडिएशन शुरू हुआ, T इक्वल्स टू T0 पे, ओके। अब क्योंकि इसकी जो वेव है वो इतनी डिस्टेंस ज़्यादा चलेगी तो यहाँ पे ये इतनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बीटा D cos ऑफ फाई, ये इसमें अपने पेरेंट पोजीशन के बीच कंपैरिजन में फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। D cos फाई ज़्यादा चल रही है ये वाली वेव, तो बीटा ये है रेडियन पर मीटर और ये है मीटर D cos फाई। तो इस वाली वेव और इस वाली वेव जब ये दोनों P पे पहुंचेंगे तो ये इतना फेज जो है वो अपने साथ
एड ऑन करके पहुंचेगी। इन दोनों की वजह से जो कम्युलेटिव यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा उसमें इसका और इसका फेज डिफरेंस बीटा डी कॉस फाई आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पाथ डिफरेंस। ये आ जाना है फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। ओके, पाथ डिफरेंस की वजह से इन दोनों के वेव फ्रंट में इतना फेज डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ये फेज डिफरेंस तो इनकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस की वजह से। सेकेंडली, आपने इस करंट एलिमेंट में जो करंट फीड किया है उसमें भी फेज डिफरेंस अल्फा है। ओके, तो मान लेते हैं आप जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ET विल बी E0 प्लस इसकी वजह से जो करंट जो आपने इसमें सेकेंड एंटीना में जो करंट फीड की है उसकी वजह से मान लेते हैं आपका बनेगा K E0 e रेज टू पावर J साई। ओके, साई इज टोटल फेज डिफरेंस। ओके, साई इज टोटल फेज डिफरेंस। साई क्या होगा? साई विल बी ओके, ये I0 करंट की वजह से E0 इलेक्ट्रिक फील्ड और ये K I0 अल्फा की वजह से ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। ठीक है ना, तो साई विल बी, एक तो आपने फेज डिफरेंस आ गया आपका, जो आपने करंट ये I0 करंट की वजह से है और ये I0 K I0 अल्फा, ये तो बेसिक करंट में फेज डिफरेंस था और उस पे एड ऑन हो गया दोनों में पाथ डिफरेंस की वजह से। तो साई टोटल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा डी कॉस ऑफ फाई, ये टोटल फेज डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, के आपका प्रोपोर्शनैलिटी एक कांस्टेंट आप कंसिडर कर लेंगे कि दोनों में सेम करंट आप फीड कर रहे हैं या एक में इसकी हाफ कर रहे हैं या डबल कर रहे हैं, वो जो भी आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल में दिया हुआ उसको आप कंसिडर करके बता सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा आपका, साई इज टोटल फेज डिफरेंस इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस P पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ET क्या हो जाएगा आपका? ET विल बी E0 1 प्लस K e रेज टू पावर J साई। ओके, हम J साई का ही नोटेशन लेके चलेंगे, डेरिवेशन करेंगे और जब हमारा फाइनल डेरिवेशन आएगा उसमें हम साई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा डी कॉस फाई रख देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ पा रहा है। ये रेडियन में लेके चलें अभी, क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू है वो रेडियन में है। ओके, ये फेज डिफरेंस हमारा अभी रेडियन में है। ओके, अब ये आ गया, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। E0 इसको हम लिखेंगे 1 प्लस के, ये हो जाएगा कॉस ऑफ साई प्लस J साइन ऑफ साई। ओके, इससे आप लिख सकते हैं E0 1 प्लस के कॉस ऑफ साई। ओके, साई और फाई में डिफरेंस समझिएगा, ये साई है ओके, यहाँ से ओपन सेमी सर्किल, और ये है फाई। फाई जो हम अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई थीटा पढ़ रहे हैं, ये वो एंगल है। ओके, आपके इस एक्सिस से, पैरेलल एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि हम जब रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ करते हैं तो एक बार हम फाई को वेरी कर रहे हैं, एक बार हम थीटा को वेरी कर रहे हैं, तो ये आपके जो आपका जो पैरेलल एक्सिस है, जो दोनों करंट एलिमेंट्स को ज्वाइन कर रहा है, उस एक्सिस का इस P पॉइंट के साथ फाई है, ये फाई है और ये साई है। ओके, प्लस के कॉस ऑफ फाई प्लस J के साइन ऑफ साई। ओके, यहाँ पे आप अपने ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए एक बार के लिए के इक्वल्स टू आप 1 कंसिडर कर लीजिए, जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसे आप 1 कंसिडर कर लीजिए। सेम एम्पलीट्यूड की करंट आप दोनों में डाल रहे हैं अल्फा फेज डिफरेंस के साथ। ओके, इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? E0 1 प्लस कॉस ऑफ साई प्लस J साइन ऑफ साई, जब के इक्वल्स टू 1 रखा। ओके, अब अगर आप ET का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, ये आपका एक रियल
और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ गई। इसका जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो आप E0 को E0 ही लिख सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट ये हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ साई का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ साई का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ये है, और इसका अंडर रूट। इसी तरीके से निकालते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E0 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर साई प्लस 2 कॉस साई प्लस साइन स्क्वायर साई। ओके, कहीं पे भी बोर्ड में आपको अगर साई और फाई मिलता जुलता नजर आए तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, ये हैंड राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बट दीज ऑल आर साइन। ओके, साई। अब कॉस स्क्वायर साई और साइन स्क्वायर साई क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा E0 या जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ऑफ साई का अंडर रूट। अंडर रूट चल रहा है ना, ये अंडर रूट चल रहा है सब। मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं। इसे आप लिख सकते हैं E0 अंडर रूट में आपने 2 लिखा और ये आपने लिखा 1 प्लस कॉस ऑफ साई। इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ साइन साई को 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो सकता है E0 अंडर रूट 2 और इससे मैं लिख सकती हूँ 2 कॉस स्क्वायर साई बाय 2। ओके, इसे हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। साई को हमने साई बाय 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा बाय 2। सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करने के लिए तो ये क्या आ जाएगा आपका 2E0 कॉस साई बाय 2। ये आ गया है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 2 करंट एलिमेंट क्या आया हमारा 2E0 कॉस ऑफ साई बाय 2। ओके, ET कितना कैलकुलेट हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो रेडिएशन पैटर्न है, टोटल रेडिएशन पैटर्न को हम कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रेडिएटेड पावर की फॉर्म में करते हैं। रेडिएटेड पावर इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं मीन्स आप रेडिएशन पैटर्न को कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 2E0 कॉस साई बाय 2। ओके, साई हमने कितना कैलकुलेट किया था टोटल फेज डिफरेंस एट पॉइंट P in wave front because of current element A0 and second current element means second antenna A1 will be alpha plus beta d cos phi। ये बीटा डी cos phi और अल्फा ये टोटल फेज डिफरेंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो एंटीना एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया। और अब जिस तरह से भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई होगी, पैरामीटर्स दिए होंगे, आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी एंगल पे रेडिएशन का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली गेट में एंटीना एरे और ग्रुप ऑफ एंटीना एरे देके उनके बीच में फेज डिफरेंस देके और किसी पर्टिकुलर एंगल पे रेडिएशन की अमाउंट जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अक्सर पूछा जाता है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका आधा काम हो गया है। ओके, तो ये आपका हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 2 करंट एलिमेंट। अब मैं साई को रख दूं अल्फा प्लस बीटा डी कॉस फाई। ओके, इसे हम लिखते हैं 2E0 कॉस ऑफ, ठीक है, और यहां पे हम लिख सकते हैं बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस अल्फा। आप ये देखेंगे कि जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो किस 2 पैरामीटर का फंक्शन हो गया। एक तो अल्फा कि आपने इन दोनों के बीच में जो करंट फीड किए उसमें आपने फेज डिफरेंस कैसे रखा। मान लीजिए इसमें आप I0 साइन ओमेगा टी करंट फीड कर रहे हैं और इसमें मान लीजिए आप साइन I0 साइन ओमेगा टी प्लस 30 या I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 इस फेज डिफरेंस के साथ। अगर इसमें आपने I0 साइन ओमेगा टी करंट फीड की और इसमें आपने I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 ये अगर आपने करंट फीड की तो अल्फा जो है वो हो गया पाई बाई 4। इन दोनों की इनपुट करंट पे फेज डिफरेंस। तो क्या आपने फेज डिफरेंस रखा है उसका गेम हो गया है एक। सेकेंडली इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है,
ये क्या डिस्टेंस है उसके हिसाब से आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करेगा। और अब आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको अल्फा पे और डी पे डिपेंड करता हुआ आपका रेडिएशन पैटर्न अलग अलग केस में अलग अलग मिलेगा। तो ई टी किसका फंक्शन हो गया? अल्फा एंड डी। ओके, ये इन दो पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये आ गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको इस तरह से, सॉरी साई बाई 2 है ना, तो इसके बीच में 2 भी आएगा। डू द करेक्शन, ऐसे होगा, ऐसे। ओके, बीटा डी कॉस फाई प्लस अल्फा बाय 2 बिकॉज दिस इज साई बाई 2। साई इज बीटा डी कॉस फाई प्लस अल्फा। ओके, ये हो गया आपका। आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए फर्स्ट करंट एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बना। ओके, सेकेंड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है K E0 विद द फेज डिफरेंस साई। ऐसे ना, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस साई हुआ, टोटल साई, जिसमें ये पाथ और इनपुट दोनों का फेज डिफरेंस कंसिडर कर लिया गया है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी आपकी K E0 कॉस ऑफ साई। ये किया ना हमने, ये आपका वेक्टर इतना आ गया और आपको जो ई टी मिलेगा दैट इज सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक, अब अगर ये 2 एलिमेंट ना होके और ज्यादा हो, ये मान लीजिए आपका E0 है, इस पे एक आपका जो करंट एलिमेंट है फर्स्ट उसका K1 E0 विद द फेज डिफरेंस साई 1। ओके, सेकेंड करंट एलिमेंट और रख रखा है, उसका मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है K2 E0। सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 इस तरह से अगर आप A0 A1 A2 इस तरह से अगर आप करंट एलिमेंट्स बढ़ा रहे हैं और इस सेकेंड करंट एलिमेंट में K2 E0 इनपुट दिया और टोटल जो फेज डिफरेंस मान लेते हैं साई 2 दिया, तो ये बेसिक का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेकेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थर्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको जो ई टी मिलेगा वो सम ऑफ ऑल फेजर सम मिलेगा। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी होता जाएगा और वो डी और अल्फा का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जनरल केस हम डिस्कस करते हैं। 2 जनरल केस जो कि बहुत पॉपुलर है और आपसे गेट का एग्जाम आ रहा है तो आपसे इसके पैरामीटर्स और ये वैल्यू दे के पूछी जा सकती है। अगर आप सिंपल थोड़े इजी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि स्टेट पीएससी है या कोई और टेक्निकल एग्जाम फेस कर रहे हैं तो उसमें स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं कि इस एरे में कहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन होता है, इस एरे का शेप कैसा होता है। तो उसके लिए अब हम स्पेसिफिक एरे पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें 2 पॉपुलर जनरल केस पढ़े तो पहला केस हम डी, जो स्टैंडर्ड डी रखी जाती है जो जनरली लैम्डा बाई 2, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस अगर आपने रखी, पहला केस। ओके, अगर डी आपने लैम्डा बाई 2 रखी और अल्फा अगर आपने 0 डिग्री रखा, ओके, दोनों के बीच में सेम करंट आपने अगर फीड की तो आप देखें कि ये किस तरीके का ई टी बनेगा। आप इस पर्टिकुलर केस में रखिए, ई टी विल बी 2E0 कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा। मैंने डी को रख दिया 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी बीटा को 2 पाई बाई लैम्डा, डी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 कॉस ऑफ 5 प्लस 0। ओके, अल्फा इज 0, इस डेरिवेशन से हम निकाल रहे हैं। ओके, तो कॉस 5 है, ये 5। ओके, 5 मतलब आपके जो पैरेलल एक्सिस है जो दोनों एलिमेंट्स को ऐड करने वाले उसके रेस्पेक्ट में एंगल, ये हो गया, डिवाइड बाय 2 भी रहेगा, बीटा डी कॉस 5 बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 2E0 कॉस ऑफ पाई बाई 2 कॉस 5, ऐसे हो जाएगा ना, पाई बाई 2 कॉस, सॉरी कॉस, ऐसे लिखे कैसे लिखे एक ही बात आ जाएगी, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब आप इसको फाई के रेस्पेक्ट में अगर आप ई टी को ड्रॉ करेंगे, आप रेडिएशन पैटर्न कैसे ड्रॉ करते थे, एक बार फाई के रेस्पेक्ट में वेरिएशन करके फाई को 0 से लेके 2 पाई बाई तक चेंज करके, और एक बार थीटा को, ओके, इस तरह से काम करते थे। अगर आप फाई के रेस्पेक्ट में आप इसे ड्रॉ करें तो आप देखेंगे फाई अगर आपने 0 रखा तो कॉस 0 विल बी
अगर आपका फाई इक्वल्स टू 0 है तो कॉस 0 विल बी 1, तो ये हो गया कॉस पाई बाई 2। तो यहाँ पे फाई बराबर 0 पे आपको मैक्सिमम नहीं 0 मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, कॉस ये अगर आपने रखा फाई 0 तो ये पाई बाई 2 हो गया, कॉस पाई बाई 2 विल बी 0। तो आपको जब दो करंट एलिमेंट्स के आप फाई इक्वल्स टू 0 पे आपको 0 मिलेगा, और फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री रखें, फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे तो ये 0 और कॉस 0 विल बी 1, ओके। और कॉस 0 विल बी 1 तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, मतलब आपको इस तरह का शेप मिलेगा ऐसा, ठीक है। A0 और A1 में अगर लेमडा बाई 2 डिस्टेंस हो और अल्फा 0 हो तो आपको इस तरह का पर्टिकुलर शेप मिलता है, और इस तरीके के सेटअप को हम एंड फायर एरे ब्रॉड साइड एरे बोलते हैं, ब्रॉड साइड एरे, ओके। सेकेंड केस में अगर आप d इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 ही रखेंगे और अल्फा इक्वल्स टू आप 180 डिग्री रखेंगे तो ET क्या आ जाएगा, ET विल बी 2E0 कॉस ऑफ, यहाँ पे आपने रखा 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2, ओके, कॉस फाई प्लस पाई बाई 2, ऐसे ना, इस तरह से हो जाएगा ये आपका। तो पाई कॉस फाई प्लस पाई बाई 2। अब आप अगर इसको फाई के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे तो आपका फाई इक्वल्स टू आप जब 0 रखेंगे तो ये 1 पाई प्लस पाई, ओके। फाई इक्वल्स टू 0 पे आपको हाँ +1 मिल जाएगा, 2 पाई बाई 2 इज पाई, कॉस पाई इज, हाँ। तो इस तरह से आपको जब आप इस पैटर्न को जब ड्रॉ करेंगे, और सेकेंड केस इस तरह से आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू अगर आपने 90 रखा तो ये 0 हो गया, कॉस पाई बाई 2 विल बी 0। तो 90 फाई की 90 की वैल्यू पे आपको 0 मिलना है, और 0 और 180 डिग्री पे आपको मैक्सिमम मिलना है, ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। 90 पे आपको 0, ऐसे ऐसा ऐसा कुछ ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा, इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे आपका पैटर्न बनेगा। और ये फाई, यहाँ पे फाई 0 है, यहाँ पे फाई 90 है, इस जगह पे 0 मिल गया, और आपको ये जो पैटर्न मिलेगा वो इस तरह से मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर सेटअप को हम बोलते हैं एंड फायर एरे, ठीक है, एंड फायर एरे। ये बेसिक डेफिनेशन है, हम अपने डिस्कशन में इन दोनों टाइप ऑफ एरे को डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत डिटेल में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 जनरल केस को देख के आप पता लगा सकते हैं कि अगर आप इनपुट करंट्स में फेज डिफरेंस वेरी करते हैं तो आपका रेडिएशन पैटर्न कैसे मॉडिफाई हो जाता है। यहाँ पे दोनों में सेम इन फेज डिफरेंस, सेम फेज के आपने करंट डाली, अल्फा इक्वल्स टू 0 रखा आपने, तो इस तरह का रेडिएशन पैटर्न बन गया। अगर आपने दोनों इनपुट करंट्स में 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेज डिफरेंस डाला तो आपका रेडिएशन पैटर्न इस तरह से मॉडिफाई हो गया। तो इनपुट करंट में फेज जनरेट करके या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जनरेट करके आप बेसिक रेडिएशन पैटर्न को मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंटीना अरे। To modify or enhance the basic radiation pattern, we install a group of basic antennas and that is defined as antenna array. तो ये जो आपने जनरल डिस्कशन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, और आपने जो अपनी रिक्वायरमेंट रखी है वो आप इस पैटर्न से अचीव कर लेंगे। इसी डिस्कशन में हम एन एलिमेंट का जनरल एंटीना एरे, जिसमें कि आप लीनियर एंटीना एरे हो गया, और पर्टिकुलर ये जो एंड फायर और ब्रॉड साइड एरे हैं उनके स्पेशल केसेस के एन एलिमेंट हैं, तो किस तरीके से आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जाएगी, उस तरह के प्रॉब्लम्स पे बेस्ड डिस्कशन को हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।